नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका एक बार फिर आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ आज के एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पे चर्चा वर्षों से चली आ रही है। और आज जब हम इस पे दोबारा से एक बार चर्चा करना शुरू कर रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक बता देती हूँ। टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान। अब हम ये अचानक से क्यों डिस्कस करने लगे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में भारत का कितना और कैसा योगदान है, तो वो इसलिए क्योंकि हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें सारे देशों का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में इस वक्त प्रेजेंटली वो आंकड़े निकल कर आए हैं। तो इसी क्रम में हमें भी ये जानना जरूरी है कि आखिर इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और हमें क्या क्या कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है निहारिका शर्मा और मैं अकेडमी पे यूपीएससी कैटेगरी की एजुकेटर हूँ। अगर आप अभी तक अकेडमी पे नहीं है तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे यूपीएससी कैटेगरी में आकर कूपन कोड CHP10 का इस्तेमाल करके आप मेरे फ्री लेक्चर्स वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट्स ऑफर भी मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के बाद उम्मीद करूंगी कि मुलाकात आपसे क्लासेस में भी होगी। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले किस बारे में है आज का हमारा वीडियो, तो हाल ही में साइंटिफिक डेटा नाम की एक मैगजीन है जिसमें प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत को 5वां रैंक दिया गया है। यानी इस मैगजीन ने एक रिसर्च निकाली है जिसमें जो टॉप 10 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार देश हैं उस रैंकिंग में भारत का नंबर है 5th, यानी हम काफी ऊपर ही हैं। सो हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। शीर्ष योगदानकर्ता कौन है, क्यों है। सबसे पहले तापमान में 0.28 डिग्री सेल्सियस यानी कि 17.3% की वृद्धि के कारण अपने कुल उत्सर्जन के साथ यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पे, यानी सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है 17.3% के योगदान के साथ वो है अमेरिका। चीन दूसरे स्थान पर है और रशिया का तीसरा स्थान है। और भारत का स्थान जैसे कि मैंने बताया 5th रैंक है भारत की इस क्रम में। अब ये रैंक एक अच्छी रैंक तो नहीं है ऑब्वियसली, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करना एक खराब परिणामों की तरफ ही हम सबको लेकर जाता है। तो पहले हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारत वर्ष 2005 के 10वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंच गया। यानी कि देखिए भाई, 2005 में जब इसी रैंकिंग की बात की गई थी तो भारत की रैंक थी 10th और आज है 5th। लेकिन पहले इस चीज का आप मतलब समझ लीजिए, कुछ और हम आगे डिस्कस करें इससे पहले कि क्यों हमारी रैंक ऊपर चली गई, यानी हमने क्यों इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई। तो देखिए बेटा, जितने ज्यादा डेवलप होते हुए कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादातर अभी इस वक्त अपने विकास के लिए डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधनों पे। चाहे हमारे उद्योग हो चाहे हमारे व्हीकल्स हो, सभी इसी पे डिपेंड करते हैं। और इसी जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जिससे हम आज सब जूझ रहे हैं। शुरुआत में जब विकास की धारा चली तो इस बारे में ध्यान नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे करके इंसान को समझ में आया कि ऐसा विकास संभव नहीं है। तो हमने डेवलपमेंट को शिफ्ट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन हम अभी भी इस प्रयास में काफी पीछे हैं, अभी बहुत सारा काम किए जाने की आवश्यकता है। ये जो रिपोर्ट हमें दिखाती है, आंकड़े दिखाती है कि किस तरफ हम जा रहे हैं और हमें क्या करना है। वर्ष 1850 से 2021 तक 0.08 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए भारत जिम्मेदार है, यानी इतना उत्सर्जन हमारी जिम्मेदारी, हमने किया है भाई। वर्ष 1851 से 2021 तक भारत के कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में क्रमशः 0.04 डिग्री, 0.03 डिग्री सेल्सियस और 0.006 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग देखी गई। यानी कहने का मतलब है कि पूर्व औद्योगिक काल, भाई औद्योगिकरण के दौर के साथ ही ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या शुरू हुई। उद्योगों का विकास, जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना, ट्रांसपोर्टेशन में इसका प्रयोग किया जाना, CO2 की क्वांटिटी बढ़ने लगी, मीथेन की क्वांटिटी बढ़ने लगी, N2O की क्वांटिटी बढ़ने लगी और इन सब ने मिलकर क्या किया, दुनिया को गर्म करने का काम किया। अब वार्मिंग के रीजंस क्या है, क्यों होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो विश्व के आधे देशों में भूमि उपयोग और वानिकी क्षेत्र का वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है,
ग्लोबल वार्मिंग का सल्यूशन है कि जितना हम उत्सर्जन करें उतना हमारे पास वन हो, वृक्ष हो जो उस वार्मिंग को कंट्रोल कर सके, उसका सिंक कर सके। लेकिन हमारा जो भूमि उपयोग है वो भी परिवर्तित हो रहा है। हम कृषि क्षेत्र में जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उद्योग लगाने में, रिहायशी इलाके बसाने में, तो वनों की क्वांटिटी भी घट रही है। यानी हम एक तरफ उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उस उत्सर्जन का जो सिंक है, सोर्स, वो भी कम कर रहे हैं। ब्राजील में भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी से CO2 उत्सर्जन के कारण 0.04 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ब्राजील जो एक अच्छा खासा हरा भरा क्षेत्र की कैटेगरी में आता है, अमेज़न का जंगल है वहां पे भी इस वानिकी को हो रहे नुकसान की वजह से 0.04 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग देखी गई है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी क्षेत्र से वर्ष 1851 से 2021 के बीच, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में हम लोग चेक करते हैं कितना चेंज आया, मीथेन उत्सर्जन के कारण कुल वार्मिंग में 38% और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन की वजह से 72% का चेंज आया, योगदान रहा। रिपोर्ट में वनों की अंधाधुंध कटाई और कृषि विस्तार से जुड़े उत्सर्जन पर प्रकाश डाला गया। मैंने कहा ना कि एक तरफ तो हम जीवाश्म ईंधन जला के वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जमीन के यूजेस बदल रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, उत्सर्जन बढ़ रहा है, साथ में सिंक घट रहा है, जिससे क्या होगा, ये जो वार्मिंग है, ये प्रोसेस और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अभी भी बना हुआ है। भले ही हम वानिकी की घटते नंबर्स को, वनों की घटती संख्या को एक रीजन माने ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि सिंक घटा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन अभी भी मैंने वही बताया कि जीवाश्म ईंधन का जलना ही सबसे प्रमुख कारण है। वर्ष 1992 के बाद से वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के कारण होने वाली अतिरिक्त वार्मिंग भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण 4 गुना से ज्यादा हो गई। यानी कि भूमि उपयोग में परिवर्तन, वन काट के फर्नीचर बनाना, वन काट के कृषि क्षेत्र बनाना, वन काट के उद्योग लगाना, सिंक के घटने से ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, 4 गुना ज्यादा प्रभाव है जीवाश्म ईंधन जलाने का, क्योंकि वो जो नंबर्स हैं वो बहुत बड़े हैं हर देश के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम बार बार बात करें, क्या है ग्रीन हाउस गैसेस? तो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य पर चमकदार ऊर्जा को अवशोषित और क्या करती है, उत्सर्जित करती है। जब वो मिल रही होती है एनर्जी तो उसको सोक कर लेती है, फिर बाद में उसको रेडिएट करती है, जिससे क्या क्रिएट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। यानी कि बहुत देर तक ये वायुमंडल को गर्म बनाए रखती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा प्रभाव है जलवाष्प का। जलवाष्प के अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी है ऊष्मा को सोक करने की, फिर बाद में उसको धीरे धीरे रेडिएट करने की। दूसरे नंबर पे CO2 का स्थान है, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में। फिर मीथेन का नंबर आता है, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये सारी कल्प्रिट गैसेस हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानी जाती हैं। सबसे बड़ा योगदान याद रखिएगा जलवाष्प का है और दूसरे नंबर पे आती है CO2। अब इसी क्रम में क्या हम ये सारा डिस्कशन पहली बार कर रहे हैं? क्या हमें आज ही पता चला है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? नहीं। पेरिस समझौता, इस पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर यानी 1851 से पहले की बात करते हैं से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना है। यानी कि जब दुनिया को ये समझ में आया कि हमारी वजह से हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा हो रहा है, तो ये डिस्कशन हुआ, पेरिस में एक समझौता हुआ जिसमें डिसाइड किया गया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखने की तरफ काम करेंगे, जबकि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना शुरू हो गया है। ये तब से काम चल रहा है, तब से हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को घटाने की, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की। अब ये तो रही बहुत पुरानी बात। अभी हाल ही में COP26 सम्मेलन हुआ, जिसे ग्लासगो समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस वार्ता के दौरान वर्ष 2021 में 197 देशों ने ग्लासगो में जो संधि हुई उसे अपनाया। क्या हुई ये संधि? इसमें इस बात पे जोर दिया गया कि 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा दशक में इस दिशा में मजबूत निर्णायक कार्रवाई करना आवश्यक है। भैया आप लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए थे पेरिस समझौते में, लेकिन जब ग्लासगो समिट में डिस्कशन हुआ तो देखने में आया कि हम इतना अच्छा काम कर नहीं रहे हैं कि हम पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे टाइमली।
तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि अब हम जो ये पर्टिकुलर 10 ईयर का टाइम होगा, ये जो दशक होगा, इसके अंदर हम टारगेटेड वर्क करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए, ताकि हम लिमिटेड टाइम के अंदर, गिवन टाइम के अंदर अपने उन लक्ष्यों को हासिल कर सकें, दुनिया को 1.5 डिग्री गर्म होने से बचा सकें और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें। तो कैसी लगी ये जानकारी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक अनअकैडमी पे नहीं है तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करिए, मेरा नाम सर्च करिए निहारिका शर्मा, यूपीएससी कैटेगरी में मेरा कूपन कोड CHP10 है। इसका इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस वहाँ पे अटेंड कर सकते हो, प्लस इसका यूज करके वहाँ पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद मुलाकात होगी आपसे क्लासेस में भी। मैं हर रोज सुबह 7 बजे एंड शाम को 7 बजे वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, जो फ्री क्लासेस है, आप आ सकते हैं वहाँ पे। मैं वहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट वगैरह, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ाती हूँ, तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं मुझसे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट मुलाकात होगी क्लासेस में, और अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।